नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और हम भारतीय संविधान में भारत की न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और जजेस पे महाभियोग किस तरह से चलाया जाता है ये पढ़ा हमने भारतीय न्यायपालिका में। और आज हम पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालयों के बारे में, हाई कोर्ट्स के बारे में। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। संसद को यह अधिकार है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का या संघ क्षेत्रों का एक उच्च न्यायालय रख सकता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यों की संख्या ज़्यादा है और उच्च न्यायालय कुल 25 हैं, तो इस तरह से 2-3 राज्यों का कहीं कहीं जगह पे उच्च न्यायालय एक ही जगह पे है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श द्वारा की जाती है। मतलब अगर उच्च न्यायालय के किसी जज की नियुक्ति करनी है, हाईकोर्ट के किसी जज की नियुक्ति करनी है, तो राष्ट्रपति उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उनकी नियुक्ति करते हैं। और अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है किसी हाईकोर्ट के, तो उसकी नियुक्ति के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश अपना पद ग्रहण एवं शपथ राज्यपाल के समक्ष या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष करेंगे। ये लिखा गया है अनुच्छेद 219 में। तो 219 के अनुसार जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, तो वो पद ग्रहण करेंगे या तो राज्यपाल के सामने या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं, तो अनुच्छेद 217(2) के अनुसार ये योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी आधारिता वाले समूचे राज्य क्षेत्र में मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए आदेश या रिट जारी कर सकता है। मतलब अगर किसी राज्य में जहां हाईकोर्ट है वहां पे मूल अधिकार सही तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए हाईकोर्ट वहां पे आदेश या रिट जारी कर सकता है। ये अनुच्छेद 226 के अनुसार है। आगे है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30। तो इस अधिवक्ता अधिनियम है 1961, ये 15 जून 2011 से लागू किया गया है। और इस अधिनियम में प्रावधान है कि बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता देश के किसी भी अदालत में वकालत कर सकते हैं। मतलब बार काउंसिल में जो वकील रजिस्टर्ड हैं, जो व्यक्ति बार काउंसिल के मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं, वो भारत के किसी भी अदालत में वकालत कर सकते हैं, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। आगे हम बात कर रहे हैं जनहित याचिका के बारे में। तो जनहित याचिका की शुरुआत की थी जस्टिस PN भगवती ने। तो इनको भारत में जनहित याचिका का पिता भी माना जाता है। जनहित याचिका एक ऐसा वादा है जो किसी व्यक्ति या समुदाय को जिसके अधिकारों का हनन हुआ है और जनहित में प्रेरित होकर लाया जा सकता है, इसे न्यायालय से वापस नहीं लिया जा सकता है। मतलब किसी व्यक्ति या समुदाय के अधिकारों का हनन हुआ है और वो समुदाय अपने जो अधिकार हैं उनके लिए जनहित याचिका प्रेषित कर सकते हैं और वो जो जनहित याचिका है उसको न्यायालय से वापस नहीं लिया जा सकता है। एक बार हमने फाइल कर दी तो उस पर जांच होगी। जनहित याचिका के मामले में न्यायिक औपचारिकताओं से गुजरना जरूरी नहीं है। जनहित याचिका के मामले में जो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनसे नहीं गुजरना पड़ता है, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक सामान्य से पोस्ट कार्ड के पे लिख के भी जनहित याचिका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। कोई भी जनहितैषी जो व्यक्ति समाज के हित में कार्य कर रहा है या संस्था एक सामान्य पोस्ट कार्ड पे लिख के भी अन्याय के विरुद्ध न्यायालय में आवाज़ उठा सकता है। तो ये अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था जो जस्टिस PN भगवती ने शुरू किया। तो ये जनहित याचिका आज के समय में भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खोल देती है, बहुत सारे ऐसे अन्यायों को सामने लाती है जिनसे लोग कभी आवाज़ उठा ही नहीं सकते थे। क्योंकि जो सामान्य अदालतें होती हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपराध करते हैं और बच के निकल जाते हैं, तो उनके खिलाफ वहाँ पे कोई भी जांच हो नहीं पाती है। और जब वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस होता है, जब वो उस मामले को देखते हैं तो उसका सही तरीके से उसमें न्याय होता है और होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।